गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। मैं आप सबके लिए लेके आया हूं वापस से एक नया सेशन, नया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंट के बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट। एनवायरमेंट का इस सिंगल वीडियो के अंदर मैं आपके सामने शेयर करूंगा हमारे भारत में जितने भी मौजूद है पर्यावरण संबंधित जो लॉज हैं और वो फॉलो करते हैं पर्यावरण में, चाहे एयर लॉ हो गया, वाटर लॉ हो गया। और हम देखेंगे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी जो इसको रिस्ट्रिक्ट करता है। तो इस सिंगल वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको जरूर मेरे साथ में एक एक पॉइंट लिखते चलेंगे। मैं हर चीज इसमें डिस्क्राइब करूंगा। लास्ट में हम पढ़ेंगे कि कौन सा कन्वेंशन है, जैसे रामसर कन्वेंशन हो गया वो किससे रिलेटेड से संबंधित है, और बोन कन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड है। तो ये सारा एक वीडियो में आपको मैं कंपाइल करके सब प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये आप मेरे साथ लिखते चलेंगे। मैं आपको इसका बारे में लिटिल बिट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे भारत के संविधान के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पर्यावरण का संरक्षण का एक प्रॉपर तरीके से कॉलम दिया गया है। तो वो आर्टिकल 48A के अंदर है, और ये कहता है कि प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ, मतलब वन्य जीवों का संरक्षण करना एक हमारी मौलिक जिम्मेदारी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर ये प्रेजेंट है, और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, हमारा मूल कर्तव्य बोलता है, जो आर्टिकल 51A के अंदर आता है, भाग 4A में, भाग 4A में आता है। ये बोलता है कि टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हमारा जब संविधान बना था तो हमने प्रॉपर तरीके से एक मेंशन किया है कि हमें अपने वन्य जीवों को और हमारे पर्यावरण को हम एकदम सुरक्षित करेंगे। तो मैं ये सब चीजें लिखाता चलूंगा, साथ ही साथ मैं आपको जो एक्ट्स हैं उनके बारे में ब्रीफ में बताता चलूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। आप मेरे साथ टॉपिक का नाम डालेंगे एनवायरमेंट। रिलेटेड लॉज। इसमें हम देखेंगे पहला हमारे भारत के संविधान में क्या मौजूद है, इनके बारे में क्या दिया गया है। आर्टिकल 48A जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मौजूद है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौजूद है। इसका पूरा उल्लेख दिया गया है। डीपीएसपी इसको बोलते हैं हम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये आप आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आर्टिकल 48A। अगला देखेंगे हम मूल कर्तव्य के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल 51A। ये हर एक एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में बहुत इनका फेवरेट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में, हरियाणा पीसीएस में, गुजरात पीसीएस के अंदर ये 101% क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कौन सा आर्टिकल पर्यावरण से संबंधित है। तो आर्टिकल 51A। अब मैं डिस्क्राइब करूंगा आपको कि पहला लॉ हमारे भारत में कौन कौन से लॉज हैं, लॉज इन इंडिया। तो पहला लॉ हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, 1972 ये आया था। और इसमें किसको जिम्मेदारी सौंपी गई है?
ये भी आप मेरे साथ लिखेंगे डीप में। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंट्रल जू अथॉरिटी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो कुछ भी चीजें होंगी, कुछ भी घटित होंगी घटनाएं, तो ये सारे बोर्ड इस पर इस एक्ट को लगा सकते हैं। इसका उद्देश्य है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीवों का संरक्षण करना। जो हमारे टाइगर, चाहे इसमें टाइगर से रिलेटेड हो, वाइल्ड लाइफ में कुछ भी उनके खिलाफ क्राइम किया गया है, जैसे पोचिंग का शिकार होते हैं, पोचिंग मतलब शिकार से रिलेटेड होता है, इलीगल तरीके से उनका शिकार कर दिया जाता है, हाथियों का और शेरों का, चीतों का, जो जितने भी वन्य जीव होते हैं इनकी तस्करी की जाती है। तो इन लॉस के थ्रू वो एकदम कंट्रोल हो सकते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए। अगला हम देखेंगे, सेकंड है हमारा द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। और ये कब आया था अस्तित्व में? 1974 में। जितना भी जल प्रदूषण से संबंधित जो है, हम उन पे कानून ये लगता है कि प्रॉपर तरीके से हमारी जो नेचुरल वाटर बॉडीज होंगी, प्राकृतिक रूप से हमारे जल के भंडार हैं, झीलें होगी, नदियां होगी, उनको आप गंदा दूषित नहीं कर सकते। इस एक्ट के थ्रू आप पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिम्मेदारी लेता है इसकी, जिसमें वो त्वरित कार्रवाई करता है जल दूषित होने पे। और एसपीसीबी मींस स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, तो ये जल से संबंधित है, लिख लीजिए आप इसको। ईयर याद रखना, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि ये कब स्थापना हुई थी। और आपसे मैच दी फॉलोइंग पूछेगा, यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, गुजरात पीसीएस में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। अगला हम देखेंगे, हवा से संबंधित है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। ये कब अस्तित्व में आया था? 1981 में। इसका उद्देश्य है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर सबसे ज्यादा देखा होगा थर्मल पावर प्लांट के अंदर में, इंडस्ट्रीज वगैरह में जो एमिशन होता है, जो हमारे जो नेचुरल एयर होती है वो एक किस तरह से पॉल्यूटेड हो जाती है, हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, वो रॉ किसकी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में जाते हैं और वो मिलके प्रॉपर तरीके से पूरे वातावरण को दूषित कर देते हैं।
उसमें नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो उसको करते हैं। जैसे मैं आपको लिखा था पॉल्यूटेंट्स के बारे में, बेंजीन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड और ये सारे होते हैं, जिसकी वजह से देखा होगा आपने एक एसिड रेन भी बन जाती है, अम्लीय वर्षा जिसको बोलते हैं, जो प्रकृति पर बहुत हार्मफुल इफेक्ट करती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड की वजह से ये बहुत ही जो एयर में घुल जाते हैं केमिकल्स, उसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है, जिसकी वजह से ह्यूमन कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है। और जो हमारे प्राकृतिक जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो एकदम उनकी वो जो अपर लेयर है वो हट जाती है, और जो बिल्डिंग्स वगैरह पे उसका भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ एयर के लॉ हैं। अगला हम देखेंगे द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये लॉ जब आया था, जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, आपको जानकारी के लिए बताऊंगा मैं, भोपाल गैस त्रासदी, उसमें काफी लोग मरे गए, उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये मैं बताना चाहूंगा आपको 1984 के अंदर में, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी एक ही मानवीय गलती की वजह से एक बहुत बड़ा विनाश हुआ था। भोपाल में एक प्रॉपर्टी की गैस लीक हो गई थी गैस प्लांट के अंदर में, तो वहां पर गैस लीक होने की वजह से वहां के लोगों की मृत्यु हो गई थी। पर उसके लिए हम उस कंपनी पे कुछ ब्लेम नहीं कर सकते थे, हमारे पास कोई राइट नहीं था। तो उस उद्देश्य से इस एक्ट को बनाया गया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि ये किस से रिलेटेड है, मैं इस एक्ट का नाम ले लिया आपसे, तो किस ट्रेजेडी से रिलेटेड है, तो ये पूछ लेगा आपसे भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड है ये। अगला देखेंगे हम द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ये कौन सा एक्ट है, 2000। ये भी बिल्कुल एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट होते हैं, उसकी वजह से मैंने आपको बताया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ उसको। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ये डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर के जैसे हम एसी रेफ्रिजरेटर्स का यूज करते हैं, फ्रिजेस का यूज करते हैं, तो वहां पर उसमें से क्लोरोफ्लोरो CFC गैस होती है, वो निकलती है, और वो एनवायरमेंट में जाके हमारी पृथ्वी है एक स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर में ओजोन लेयर से पूरी कवर अप हो रखी है। तो ओजोन लेयर की वजह से हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो नहीं आ पाती हैं हमारी पृथ्वी पर, उसकी वजह से ये ओजोन लेयर हमारे को प्रोटेक्ट करती है। तो इस लॉ के अंतर्गत 2000 में बना था, इसके अंतर्गत ओजोन जो डिप्लीटिंग लेयर जो अफेक्ट कर रही है CFC, उसको कंट्रोल करना है, इसका एमिशन को कंट्रोल करना इसका उद्देश्य है। लिख लीजिए इसको, डायग्राम से समझाता हूं मैं आपको। देखिए ये अर्थ है और यहां पर स्ट्रेटोस्फेयर है। अर्थ की 3 लेयर होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, और जिसमें हम रह रहे हैं आप जानते हैं ट्रोपोस्फेयर है, और इसके बाद में एक मीजोस्फीयर होती है, और एक लास्ट में होती है एक्सोस्फीयर। तो हम देखेंगे इस स्ट्रेटोस्फीयर में ये प्रॉपर तरीके से किससे कवर अप हो रखी है, ये हमारा ओजोन से कवर हो रखी है, ओजोन लेयर है। अब ओजोन लेयर क्या करता है, इसका काम करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाता है।
हार्मफुल यूवी रेस से हमें बचाता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम, और CFC है जो हम यूज करते हैं, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है किसकी वजह से, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में मौजूद होता है, CFC यूज करते हैं हम AC का, फ्रिजेस का और ऑटोमोबाइल कंबशन की वजह से। तो इसकी वजह से CFC है वो यहां पर जाके ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में जाके इसमें छेद कर देती है। ओजोन छेद बोलते हैं ना, ओजोन में छेद होना, बेसिकली ये है कि इसको पेनिट्रेट करके आगे निकल जाती है, और ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं फिर ये डायरेक्टली अफेक्ट होंगी और अर्थ पे जाकर ये स्किन कैंसर और मैंने बताया आपको हार्मफुल जो इम्पैक्ट है, नुकसान कर सकती है अर्थ को। तो ये लिख लीजिए आप इसको। साइंस का भी कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफी का भी कॉन्सेप्ट है ये। अगला हम देखेंगे कोस्टल रेगुलेशन एक्ट। दो 2018 में ये पारित हुआ था। देखिए वन्य जीवों की बात करते हैं हम जलीय जीवों की बात करते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर हम जैसे हम शिकार वगैरह करते हैं तो एक पर्टिकुलर जोन बनाया गया है, कोस्टल इको जोन जिसको बोलते हैं। कोस्टल इको जोन में ये होता है कि आप आगे जाके हंटिंग नहीं कर सकते, जो हमारे जो जलीय जीव हैं उनका भी संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये एक लॉ बनाया गया था, इसका नाम है कोस्टल रेगुलेशन जोन एक्ट 2018। 6 नंबर पे ये था। 7 पे आएगा हमारा The Energy Conservation Act। दो 2001 एनर्जी को कंजर्व करना, इसका उद्देश्य है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जैसे आप कोई भी अपना होम में अप्लायंसेस लेने जाते हो, टीवी फ्रिज वगैरह लेने जाते हो, तो आप देखेंगे स्टार रेटिंग होती है उनके ऊपर, तो उस पर देखना ध्यान से, जो स्टार रेटिंग मीन्स कम बिजली की खपत होती है इसमें, तो जितना ज़्यादा स्टार रेटिंग अच्छी होगी उसमें बिजली की खपत कम होगी। तो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसको नोटिफाई करता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये कुछ एक्ट्स थे। अगला हम देखेंगे 8th नंबर पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। कंट्रोल करना बायोडाइवर्सिटी को, कंट्रोल बायोपायरेसी, आजकल ये एक नया कॉन्सेप्ट है बायोपायरेसी, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बायोपायरेसी क्या होती है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है आपके सामने स्टूडेंट्स। हम देखेंगे बायोपायरेसी में क्या होता है कि आर्टिफिशियली हम यूज करते हैं, एनवायरनमेंट का यूज करते हैं, उसके लिए हम एनवायरनमेंट को हार्मफुल नुकसान पहुंचाते हैं। आर्टिफिशियली रिसोर्सेज को यूज करना और प्रॉपर तरीके से, मतलब हम देखें ना प्राकृतिक रूप से जो हम अपनी फायदे के लिए प्राकृतिक रूप से हम चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं, जंगलों को ख़त्म करते जा रहे हैं, मकान बनाते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये एक्ट एक क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002।
अगला देखेंगे हम, ये जनजातियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो वनों में शेड्यूल जनजातियां रहती हैं वो एकदम वनों का संरक्षण करती हैं। तो वो उनको बेसिकली, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड में शैम्पेन जनजातियां होती हैं, तो जरावा जनजातियां होती हैं, उनको वहां से निकलना नहीं है, मतलब वो बेसिकली अपने आवास में ढल चुके हैं। तो उनको हम देखिए, ये एक इंडिजिनस मेथड होता है कि वहां पे उन प्रॉपर तरीके से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, और जनजाति के लोग हैं, उनका आवास है, उनका रहने का जगह वही है, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होगी वहां पर। तो उनको एक प्रॉपर तरीके से रिहेबिलिटेट करने के लिए और संरक्षण करने के लिए एक्ट लाया गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, जिसको बोलते हैं हम FRA। और ये कब लेके आया था? ये 2006 में लेके आए थे इसको। तो इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस एक्ट के थ्रू आप किसी भी जो जनजातीय लोग रहते हैं उनको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उनका घर वही है, जंगल ही उनका घर है, और उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगला हम देखेंगे द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, जिसका मैं जिक्र हर एक वीडियो के अंदर करता हूं, NGT जिसको बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। और इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NGT जिसको बहुत न्यूज में रहता है कि हरित प्राधिकरण है, कुछ भी आप पे कार्रवाई हो सकती है, आपने मतलब जंगल काट के वहां पे मकान बना लिए, कुछ मेट्रो वगैरह बना ली, कुछ ही प्रोजेक्ट है, तो NGT से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। NGT अप्रूव करेगा कि वहां पे कोई इकोसिस्टम को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, तब जाके वहां पे आपका कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो सकेगा। माफ कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट। ये भी जंगलों के संरक्षण से रिलेटेड है, 2016 में आया था ये। कैंपा एक्ट बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, कैंपा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, इंपॉर्टेंट हमारे जो कानून बने हुए हैं भारत के अंदर, वो सारे ये 11 कानून बने हुए हैं जिसके द्वारा हम पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करते हैं। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा कि कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो किस तरह से रिलेटेड हैं, वो आपको बताना चाहूंगा मैं। ये यहाँ पर आप लिस्ट एक टेबल बना लेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कॉन्वेंशंस और ये किससे रिलेटेड हैं। तो इसमें आप सबसे पहला लिखेंगे रामसर कॉन्वेंशन। अभी हमारे भारत में अभी रिसेंट में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स है, वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर पे। और इस टाइम पे कम से कम 84 वेटलैंड्स हमारे भारत में मौजूद है रामसर साइट के अंदर में। तो रामसर साइट का उद्देश्य क्या होता है? रामसर कॉन्वेंशन का उद्देश्य आर्द्र भूमि का संरक्षण करना, वेटलैंड्स को कंजर्व करना। और हमारा सेकंड हम देखेंगे बोन कॉन्वेंशन क्या होता है। ये एग्जाम में स्टेट PCS में बहुत पूछता है। ये कॉन्वेंशन किससे रिलेटेड है? तो बोन कॉन्वेंशन किससे रिलेटेड है? माइग्रेटरी बर्ड्स से रिलेटेड है। और अभी COP14 समिट भी हुई थी बोन, बेसिकली जर्मनी में एक शहर है, अभी रिसेंटली में उज्बेकिस्तान के अंदर वहां पर समिट हुई थी, जो माइग्रेटरी बर्ड्स है उनको प्रिजर्व करना, उनका संरक्षण करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइग्रेटरी बर्ड्स।
मैं बस खाली इसमें इतना बताऊंगा आपको, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी इससे रिलेटेड होगी तो मैं आपको शेयर करता रहूंगा साथ में। दो कन्वेंशन हैं वो एक चीज से ही ताल्लुक रखते हैं, वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये दोस्तों किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर डिप्लीशन से। ओजोन लेयर लिख लीजिए आप इसको। अगला हम देखेंगे, ये काफी न्यूज में रहता है और बहुत बार पूछता है, मिनामाता कन्वेंशन। ये किससे रिलेटेड है? मरकरी और कैडमियम का यूज हो रहा है जो एनवायरमेंट के अंदर, उसको रिस्ट्रिक्ट करना, कम करना, ताकि पर्यावरण प्रदूषण कम हो सके। मिनामाता कन्वेंशन। अगला देखेंगे हम स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये किससे रिलेटेड है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। छोटे छोटे जो प्रदूषित तत्व होते हैं, कण होते हैं, पर उनको बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। पीओपी शॉर्ट फॉर्म में। अगला हम देखेंगे 6 नंबर पे, रॉटरडम कन्वेंशन। जो हमारे खेतों में हम यूज करते हैं हजार्डस केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का, उसके यूज को रोकना। तो हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स का संबंध किससे है? रॉटरडम कन्वेंशन से है। अगला हमारा लास्ट है बेसल कन्वेंशन। मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट और उसका डिस्पोजल करना। जैसे कोई मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर देखेंगे आप, तो वहाँ पर अलग तरीके से बनाई गई चीज़ें होती हैं कि सुई इंजेक्शंस वगैरह, और उसके प्रॉपर तरीके डस्टबिन अलग होता है, उनको डिस्पोज करने का प्रॉपर तरीके से होता है। अगर वो हॉस्पिटल परिसर के बाहर चला गया तो वो एक कंटेमिनेशन होता है, एक बहुत तरीके से हार्मफुल डिजीज पैदा कर सकता है, और वो लोगों को एक बहुत तरीके से नुकसान दे सकता है। तो ये बेसल कन्वेंशन ये बोलता है कि हजार्डस वेस्ट, जो खतरनाक जो वेस्ट होता है, इसमें केमिकल वगैरह मिले होते हैं, उनका प्रॉपर तरीके से डिपोजिशन करना, जमीन के अंदर उनको नेस्तानुबूत करके और अच्छी तरीके से उसको अपने प्रॉपर तरीके सेफ्टी के साथ में सब चीजें करना, वो एकदम जो ओपन अप एनवायरनमेंट में वो ना आ सके, ताकि लोगों को उससे नुकसान ना हो सके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने कन्वेंशन आपसे डिस्क्राइब किए, मैंने इंपॉर्टेंट लॉज और एक्ट हैं वो सब आपको बताया। तो ये सेशन आपको आई होप दैट बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। और आप जो भी आपको लगता है कुछ इसमें करेक्शन करना है, और कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव दीजिएगा, हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।